हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए हम सभी लोग टारगेट एग्जाम बाय यूट्यूब चैनल में एक नए टॉपिक के साथ अध्ययन करते हैं और सभी लोगों का टारगेट एग्जाम बाय अमरेश यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए हम लोग भौतिक भूगोल के अंतर्गत एक नए टॉपिक पठार का अध्ययन करते हैं। जी हाँ, किसका? पठार। हम लोगों ने उच्चावच के बारे में सुना होगा। जो उच्चावच होते हैं वह उच्चावच जो फर्स्ट होते हैं महाद्वीप और महासागर उच्चावच होते हैं। जी हाँ, क्या होते हैं? महाद्वीप एवं महासागर होते हैं। उसके बाद जो अगले होते हैं उसमें पर्वत, पठार और मैदान होते हैं। जी हाँ, क्या होते हैं? पर्वत, पठार और मैदान होते हैं। उसी द्वितीय प्रकार के उच्चावच जो होते हैं उसी में हम लोग पठार का अध्ययन आज करेंगे। जी हाँ, किसका अध्ययन करेंगे? पठार का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सभी लोग पठार के बारे में जानते हैं। यह जो टॉपिक है टीजीटी, पीजीटी, जीआईसीएलटी, बीएएमए और केबीएस, नवोदय इत्यादि की परीक्षाओं में यह महत्वपूर्ण होगा। जी हाँ, तो आइए पठार के बारे में हम लोग जानते हैं। पठार किसे कहते हैं? धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है तथा जिसका शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है, पठार कहलाता है। जी हाँ, अर्थात हम लोग देखते हैं ये पर्वत हो गया और पर्वत से नीचे का जो समतल सपाट ठोस भाग होता है वही क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। और ऊपर जो होगा वह पर्वत कहलाएगा। अब इसके द्वारा जो नीचे का भाग होगा वही क्या कहलाएगा? मैदान कहलाएगा। जी हाँ, तो हम लोगों ने देखा धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल में पर्याप्त ऊंचा होता है तथा जिसका शीर्ष चौड़ा सपाट होता है, पठार कहलाता है। पठार की चट्टानें मुख्यतः बलुआ पत्थर होती हैं, चूने का पत्थर होता है इत्यादि और सादी चट्टानें होती हैं। जी हाँ, आइए हम लोग अब जानते हैं। हम लोगों ने जान लिया कि पठार किसे कहते हैं। भाई, पर्वत हो गया। पर्वत से जो नीचे उभरा हुआ सपाट चौड़ा भाग होता है वही क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। जी हाँ, क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। ये किससे निर्मित होता है? बलुआ पत्थर से बना होता है, चूना पत्थर से बना होता है। जी हाँ, ये सभी के क्या होते हैं? अवसादी चट्टान होते हैं। जी हाँ, क्या होते हैं? अवसादी चट्टान होते हैं। आइए हम सभी लोग पठारों का वर्गीकरण करते हैं। तो निर्माण के अनुसार जो पठार का वर्गीकरण किया जाता है वह 3 बातों पर किया जाता है। पहला तो निर्माण, दूसरा आकृति और तीसरा जलवायु। जी हाँ, कौन कौन सा भाई? निर्माण, स्ट्रक्चर, उसका आकार, शेप और क्लाइमेट के आधार पर। तो 3 बातों के आधार पर, 3 प्रक्रिया के आधार पर, मतलब इसकी जो प्रोसेसिंग होती है, इसका जो निर्माण होता है वह 3 आधार पर होता है। इस तीनों आधार को आइए हम लोग क्रमशः अध्ययन करते हैं। जी हाँ, जो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर रसस किस प्रकार से बना, तो इसमें 2 प्रकार होगा। एक अंतरजात शक्तियों द्वारा उत्पन्न, दूसरा बहिर्जात शक्तियों द्वारा उत्पन्न। अंतरजात द्वारा आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं। जो यह वनडे एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, बाकी बीएमए की परीक्षा में भी ये मेन है, और किसी भी परीक्षा का मेंस जो रिटेन एग्जाम होगा उसके लिए सबसे बेस्ट है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं अंतर्जात शक्तियों द्वारा उत्पन्न पठार। तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पठारों का वर्गीकरण पहला है इसमें अंतर्जात शक्तियों द्वारा उत्पन्न पठार। तो पहला पठार क्या है भाई? अंतः पर्वतीय पठार। जी हाँ, अंतः पर्वतीय पठार। अंतः पर्वतीय पठार किसे कहते हैं? आइए हम लोग पहले फिगर के द्वारा इसको जान लेते हैं। जैसे 2 श्रेणियां हैं, एक इधर श्रेणी हो गई, एक इधर श्रेणी हो गई। इसी के बीच में जो भाग होता है उसे अंतः पर्वतीय पठार कहते हैं। मतलब पर्वत इधर भी है और पर्वत इधर भी है, इन दोनों के जो बीच में पठार होता है वही पठार क्या कहलाता है?
अंतः पर्वतीय पठार कहलाता है, जैसे तिब्बत का पठार। जी हाँ, जैसे तिब्बत का पठार। आइए इसके डेफिनेशन में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। पर्वतमालाओं के बीच बने पठार। जी हाँ, पर्वतमालाओं के बीच बने पठार क्या कहलाते हैं? अंतर पर्वतीय पठार कहलाते हैं। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से ऐसे पठार हैं भाई? तिब्बत का पठार है, बोल्विया का पठार है, मैक्सिको का पठार है, कोलंबिया का पठार है, पेरू का पठार है, ईरान का पठार इसके अंतर्गत आते हैं। फिर भी आइए इसका हम लोग कुछ और इसके बारे में विशेष जान लेते हैं। इसका निर्माण जो है कैसे होता है भाई? इनका निर्माण पटल विरूपण द्वारा होता है। जी हाँ, पटल विरूपण द्वारा होता है। ये पठार पर्वत निर्माण की प्रक्रिया के साथ ही निर्मित होते हैं। जी हाँ, इनका निर्माण कब होता है? जब पर्वत बनता रहता है उसी के साथ ही इनका भी निर्माण हो जाता है। ये दो पर्वतमालाओं के बीच में उठे हुए भाग होते हैं। जी हाँ, ये क्या होते हैं? उठे हुए भाग होते हैं। संपीड़न के कारण दो किनारों के मध्य के मलबे संकुचित से निर्मित होते हैं, संकुचन से निर्मित होते हैं। जी हाँ, जैसे आपको बताया गया, तिब्बत का पठार, बोल्विया का पठार, मैक्सिको का पठार, कोलंबिया का पठार, पेरू का पठार, ईरान का पठार। जी हाँ, ठीक है। आइए हम लोग अगला देखते हैं, महाद्वीपीय पठार। जी हाँ, महाद्वीपीय पठार किसे कहते हैं? आइए देखते हैं, हम लोग महाद्वीपीय पठार के बारे में जानते हैं। महाद्वीपीय पठार किसे कहते हैं? आइए इसका भी हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। कॉन्टिनेंटल प्लेट ये काफ़ी विस्तृत एवं अति प्राचीन पठार हैं। इन्हें सील्ड भी कहा जाता है। सील्ड मैदानों अथवा समुद्रों से घिरे होते हैं। वास्तव में सील्ड का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण होता है। सील्ड का निर्माण ऐसे स्थान पर होता है जहां पृथ्वी के आंतरिक बल का दबाव ऊपर की ओर अधिक रहता है। इस दबाव के कारण उस स्थान पर पृथ्वी की सतह ऊपर उठकर पठार रूप ले लेती है, जिसे सील्ड या महाद्वीपीय पठार कहते हैं। समझ में आया? ये भाग धरातल से ऊपर उठ जाते हैं दबाव के कारण। जी हाँ, किसके कारण? दबाव के कारण ये ऊपर उठ जाते हैं। सील्ड भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है भाई? सील्ड भी कहा जाता है। ऐसे पठार को महाद्वीपीय पठार कहते हैं। ये महाद्वीपीय पठार कहाँ कहलाते हैं? जैसे लॉरेशिया। जी हाँ, लॉरेशिया जैसे उत्तर पूर्वी कनाडा, ग्रीनलैंड का जो क्षेत्र है उसे लॉरेशिया का पठार कहते हैं। साइबेरिया का पठार, चीन का पठार, दक्षिण भारत का पठार, अफ्रीकी पठार, ब्राज़ील का पठार, ग्रीनलैंड का पठार, अंटार्कटिका का पठार। तो हम लोग आइए पहले दक्षिण का पठार देखते हैं। ये देखिए भारतीय पठार है। ये क्या है भाई? ये महाद्वीप के आकार का है। जी हाँ, यदि इस तरह से हम लोग देखें इधर तो हिमालय पर्वत है, तो जिस तरीके से एशिया और एशिया के बीच में यूराल पर्वत डिवाइडेड करता है, तो ये पूरा जल है। जी हाँ, ये क्या है भाई? जल है। इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है। तो ये सब क्या है? भारत का पठार जो दक्षिण पठार है ये महाद्वीपीय पठार है। एक पूर्ण रूप से महाद्वीप का आधार रखता है, इसलिए इसे द्वीपी कहा गया है, प्रायद्वीपी कहा गया है। ठीक है, इसलिए इसे महाद्वीपीय पठार कहा जाता है। ठीक है, आइए हम लोग अगला देखते हैं, पर्वतपदीय पठार, पिड माउंट प्लेट। पर्वतपदीय पठार किसे कहते हैं? तो पर्वतपदीय पठारों के एक ओर पर्वत। जी हाँ, पर्वतपदीय पठारों के एक ओर पर्वत, दूसरी ओर मैदान या समुद्र होता है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, पर्वतपदीय पठार किसे कहते हैं? एक ओर पर्वत, दूसरे ओर क्या होगा? समुद्र या मैदान। ठीक है, इन पठारों का निर्माण अपरदन एवं निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा होता है। पर्वतों में अपरदन के कारण उसके निक्षेप पर्वत के पदीय क्षेत्र में जमा होकर एक पठार का रूप ले लेता है। यही पठार पर्वतपदीय पठार कहलाता है। भाई ध्यान से समझिएगा, साफ शब्दों में कहा जा रहा है, एक ओर पर्वत होगा और ठीक है, और एक तरफ क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। इसके बीच का जो भाग होगा उसे पर्वतपदीय पठार कहा जाता है। जैसे
दक्षिण अमेरिका में पेंटागोनिया का पठार, उत्तरी अमेरिका का पिडमॉन्ट पठार, मालवा भारत का मालवा पठार, अपलेशियन पठार अमेरिका में। ये क्या कहलाते हैं भाई? पर्वत पदीय पठार कहलाते हैं। आइए अगला हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी पठार। जी हाँ, कौन सा? ज्वालामुखी पठार। ज्वालामुखी पठार का निर्माण ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से होता है। जी हाँ, इस प्रकार का जो ज्वालामुखी होता है कैसे होता है? दरारी उद्भेदन से होता है। जब ज्वालामुखी का लावा कम सिलिका युक्त क्षारीय एवं पतला होता है, ध्यान समझिएगा, जब ज्वालामुखी का लावा कम सिलिका युक्त क्षारीय एवं पतला होता है तो वह ज्वालामुखी दरार से बाहर काफी दूर तक फैल जाता है एवं पठार का रूप धारण कर लेता है। उस प्रकार ज्वालामुखी पठार का निर्माण होता है। जैसे हम लोग जानते हैं सतह के अंदर, और ध्यान दीजिएगा, सतह के अंदर बहुत कुछ घटनाएं हो रही हैं, ठीक है ना। भूगर्भ है ये, इसके अंदर अब क्या हो रहा है? ज्वालामुखी निकलेगा। अब इसमें से जो भी मैग्मा होगा वह क्या होगा? क्षार युक्त होगा, पतला होगा, दूर तक फैल जाएगा। क्या होगा? दूर तक फैल जाएगा, और दूर तक फैल जाएगा तो वह ज्वालामुखी के द्वारा मैग्मा द्वारा निर्मित होगा, इसलिए उसे ज्वालामुखी पठार कहा जाता है। ठीक है। जैसे हम लोग भारत की बात करें, ठीक है, तो महाराष्ट्र का पठार है या दक्कन का पठार है, ये ज्वालामुखी युक्त है, इसलिए ज्वालामुखी पठार कहा जाता है। ठीक है। तो हम लोगों ने भी पढ़ लिया कि जो निर्माण के आधार पर होता है अंतरजातीय, तो कौन कौन से होते हैं भाई? 4 प्रकार के होते हैं। अंतर पर्वतीय पठार, महाद्वीपीय पठार, पर्वतपदीय पठार, ज्वालामुखी। ये 4 हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग बहिर्जात शक्तियों द्वारा उत्पन्न पढ़ेंगे हिमानीकृत पठार, जल द्वारा निर्मित पठार, वायु द्वारा निर्मित पठार। ठीक है। तो आइए हम लोग अगला देखते हैं कि हिमानीकृत पठार किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग हिमानीकृत पठार। ठीक है। हिमानीकृत पठार, हिम अथवा हिमानी द्वारा पठारों का निर्माण 2 प्रकार से होता है। पहला हिमानी, जी हाँ, पहला हिमानी कुछ पर्वतों को अपर्दन क्रिया द्वारा घिस कर पठारों में परिवर्तित कर देती है। जी हाँ। दूसरा ध्यान दीजिएगा, हिमानी जैसे कुछ पर्वत हैं, ठीक है ना, तो यहाँ जो हिमानी है ये क्या करेगा? इसको कम कर देगा। ठीक है, कम कर देगा। अब कम कर दे रहा है, जैसे इसको कम कर दे रहा है ना, ये घिस करके क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कम होता चला जाएगा। जब कम होता चला जाएगा तो ये ऊपर से था, अब नीचे हो जाएगा, नीचे होता जाएगा, नीचे होता जाएगा, नीचे होता जाएगा, घिस करके कम हो जाएगा, तो अंत में क्या बन जाएगा? वह पठार के रूप में हो जाएगा। दूसरी बात यह कि हिमानियाँ पर्वतों को अपर्दित कर उनके मलबे को जिस स्थान पर निक्षेपित करती हैं वह भी पठार में ही परिवर्तित हो जाता है। जी हाँ, अर्थात ध्यान समझिएगा कि जैसे मान लीजिए ये पर्वत है, ठीक है, ये भाग ऊपर से घिसकर इसमें चला आएगा, ये भाग आकर के इधर मैदान में जिस तरह के फैलेगा, ठीक है ना, जो घिसेगा वह भी, इसका जो कटा हुआ भाग आकर कहीं निक्षेपित होगा, यह भी दोनों क्या बनेगा? पठार बनेगा। तो ये किसके द्वारा घिस रहा है, किसके द्वारा जम हो रहा है? तो हिमानी द्वारा हो रहा है, इसलिए इस हिमानीकृत पठार कहते हैं। जैसे अंटार्कटिका का पठार, ग्रीनलैंड का पठार, भारत में गढ़वाल का पठार, कनाडा में क्यूबेक के पठार, ठीक है, जर्मनी में प्रायसिया के पठार, कश्मीर में मर्ग का पठार, ये सब क्या है भाई? हिमानीकृत पठार हैं, जो अपर्दन द्वारा भी होते हैं और निक्षेपण द्वारा भी होते हैं। आइए अगला हम लोग देखते हैं जल द्वारा निर्मित पठार। जल द्वारा निर्मित पठार कौन कौन से होते हैं भाई? आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इन पठारों की उत्पत्ति जल के द्वारा होती है, इसलिए इसका नाम जल द्वारा निर्मित पठार है। नदियों द्वारा तलछट के निक्षेप द्वारा यह स्थल भाग ऊंचा होता रहता है, और कालांतर में भूगर्भिक हलचलों के कारण ये भाग निकटवर्ती क्षेत्रों से उठ जाते हैं।
जी हाँ, क्या करते हैं, उठ जाते हैं। जैसे म्यांमार में सान का पठार और भारत में चेरापूंजी का पठार, मेघालय का पठार, ये सब क्या है भाई, जल द्वारा निर्मित पठार हैं। आइए अगला हम लोग देखते हैं पवन द्वारा निर्मित पठार। पवन द्वारा निर्मित मतलब हवा द्वारा, पवन द्वारा मिट्टी के बारीक कणों के निक्षेपण, ध्यान दीजिएगा, पवन द्वारा मिट्टी के बारीक कणों के निक्षेपण के फलस्वरूप भी पठार का निर्माण होता है। अर्थात जैसे बालू के कण उड़ते हैं हवा में जा कर के, ठीक है ना, और आ कर के ही जमना शुरू कर दें, ठीक है ना, और इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ से उड़ते हैं और आके इकट्ठे हो गए, जम गए। किसके द्वारा बनेगा भाई, ये पवन द्वारा बनेगा, इसलिए पवन द्वारा निर्मित पठार कहते हैं। जैसे पाकिस्तान का पुटवार पठार, चीन, ठीक है, चीन का लोयस पठार, ये सब किसके द्वारा निर्मित हो रहा है भाई, पवन द्वारा हो रहा है। आइए आकृति के आधार पर देखते हैं, तो आकृति के आधार पर गुंबदाकार, गुंबद के आकार का जो होगा वह गुंबदाकार कहलाएगा। विक्षेपित पठार, ठीक है, उसके बाद सीढ़ी नुमा पठार, उसके बाद पूर्वयुक्त पठार। तो गुंबद देख रहे हैं ना, जो इस प्रकार का बनता है उसे गुंबदाकार का पठार कहते हैं। यह स्थलखंड में वलन प्रक्रिया से जब मध्य का भाग ऊंचा हो जाता है तो उसे गुंबदाकार पठार कहते हैं। जैसे भारत में छोटा नागपुर का पठार, यूएसए में औजार का पठार, ठीक है। विक्षेपित पठार की बात कर लेते हैं। ऐसे पठार जो नदी एवं नालों द्वारा कट फट जाते हैं उन्हें विक्षेपित पठार कहते हैं। जैसे असम का पठार। सीढ़ी नुमा पठार, ऐसे पठारों का धरातल सीढ़ी नुमा प्रतीत होता है। जैसे भारत में विंध्य का पठार, ठीक है, जो सीढ़ी नुमा हो, ठीक है, सीढ़ी नुमा कट फिट जाता है उसे क्या कहते हैं, सीढ़ी नुमा पठार कहते हैं। अगला है पुनर्युक्त पठार। जी हाँ, पुनर्युक्त पठार, पठार की जीर्णावस्था के बाद यदि पठार में पुनः उभार आता है तो वह अधिक ऊंचा होता जाता है या हो जाता है, उसे पुनर्युक्त पठार कहते हैं। जैसे यूएसए का मिसौरी पठार, भारत का रांची पठार, झारखंड का रांची पठार, ठीक है। आइए हम लोग जलवायु के आधार पर देखते हैं। तो जलवायु के आधार पर पठारों का वर्गीकरण, तो शुष्क पठार दूसरा, आर्द्र पठार तीसरा, हिम पठार। तो आइए शुष्क पठार के बारे में हम लोग जानते हैं। शुष्क पठार किसे कहते हैं, मरुस्थलीय एवं शुष्क प्रदेशों में स्थित पठारों को शुष्क पठार कहते हैं। जैसे पोटवार का पठार, अरब का पठार, पेंटागोनिया का पठार। शुष्क मतलब जब हवाएं शुष्क होती हैं, ठीक है ना, अर्थात वह मरुस्थल होगा या फिर शुष्क होगा। तो ऐसे पठारों में जो स्थित होता है वह शुष्क पठार होता है। जैसे अरब का पठार क्या है भाई, वह मरुस्थल है। पेंटागोनिया का पठार मरुस्थल है। पोटवार का मरुस्थल क्या है, शुष्क मरुस्थल ही है। आर्द्र पठार जहाँ पर कुछ पानी का प्रभाव होता है। सघन वर्षा के प्रदेशों में स्थित पठारों को आर्द्र पठार कहते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होगा भाई, वर्षा अधिक होगी। जैसे असम का पठार, मेघालय का पठार। जो मेघालय का पठार है, मेघालय के पठार में ही शिलांग का भी पठार कहते हैं। इसी पठार में ही चेमासिन राम चेरापूंजी स्थित है, जो विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर यह आर्द्र कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर आर्द्रता के कारण हो रहा है, इसलिए आर्द्र पठार है। अगला हिम पठार की बात किया जाए तो हिम पठार ध्रुवीय प्रदेशों या हिमाच्छादित, जहाँ पर स्वयं सदैव वर्ष भर हिमाच्छादित होता है, उसे क्या कहते हैं भाई, हिम पठार कहते हैं। जैसे ग्रीनलैंड का पठार, अंटार्कटिका का पठार। जी हाँ, ग्रीनलैंड का पठार और अंटार्कटिका का पठार, ठीक है। तो हम सभी लोगों ने पठार के बारे में अध्ययन किया, ठीक है। अब पुनः हम लोग देख लेते हैं निर्माण के आधार पर अंतर्जात शक्तियों द्वारा अंतर पर्वतपदीय पठार, महाद्वीपीय पठार, पर्वतपदीय पठार और जलामुखी पठार। बहिर्जात के द्वारा देखें हिमानीकृत पठार, जल द्वारा निर्मित पठार, वायु द्वारा निर्मित पठार। और उसके बाद आकृति के आधार पर देखते हैं तो गुंबदाकार पठार, विक्षेपित पठार, सीढ़ी नुमा पठार, पुनर्युक्त पठार। जलवायु की बात किया जाए, जलवायु के आधार पर शुष्क पठार, आर्द्र पठार,
हिम पठार। और इसको हम लोग टीजीटी पीजी स्तर से देखें तो ये जो पर्वत है ये बहुत ज़्यादा पूछता है। इसके बाद ये, ठीक है ना, इन दो पर्वतों के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। ये कौन कौन सा भाई? ये जो अंतर शक्तियों द्वारा हैं और आकृति के आधार पर हैं। अब इसमें से जैसे ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो अक्सर पूछा दे देगा विकल्प कि तिब्बत का पठार कौन सा पठार है, या दे देगा अंतर पर्वत पठारी निम्न में से कौन है। 4 ऑप्शन देगा, एक सही चुनना होगा। इस प्रकार से होगा। यदि हम लोग मेंस रिटेन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आ गया पठार किसे कहते हैं, पठार के वर्गीकरण का विस्तृत अध्ययन कीजिए, तब इस प्रकार से पठार का पूरा अध्ययन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, दोस्तों, यदि आपको इसका पूरा PDF चाहिए तो आप टारगेट एग्जाम बाई अमरेश टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। उसे आप अपना मैसेज सेंड करके जिस टॉपिक का आपको नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, आप उसको बेहिचक लिख करके भेजिए, आपको तुरंत मिलेगा। आइए हम लोगों ने इसी के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।